ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ हैदराबाद से मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं खबरों पर विश्लेषण के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दिल्ली में बहुत गर्मी है, हैदराबाद में मौसम कैसा है? हैदराबाद का मौसम और ज्यादा गर्म है और आज खबरें भी बहुत ज्यादा है, चारों तरफ खबरों की भरमार भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और कल हम मनी सेंट्रल के दर्शकों से स्टूडियो से बात नहीं कर पाए, आज भी शो इसी तरह से करना पड़ेगा। कल से वापस में स्टूडियो से दोबारा हम लोग शो को शुरू करेंगे उसी तरह से जैसे करते हैं। बिल्कुल, जगह बदली है लेकिन खबरों का विश्लेषण नहीं बदला। वैसा ही सटीक विश्लेषण आज भी होगा। लेकिन कौन सी खबरें हैं हमारे शो का हिस्सा, ये देखिए आप ऑन द शो में। शुरुआत करेंगे, छोटे निवेशक क्यों बना रहे शेयर बाजार से दूरी। मनरेगा में क्यों बढ़ने लगी अचानक काम की मांग। क्या पूरा होगा सरकार का गेहूं खरीद का लक्ष्य। क्या है निर्यात के लिए कर्ज घटने के मायने। क्या कर्ज के लिए नहीं बन रही अदानी समूह की बात, ऐसे संकेत मिले हैं। और मूडीज ने घटाई पाकिस्तान की रेटिंग। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आज मूडीज ने, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को भी घटा दिया है। क्या इसके मायने हैं, ये भी समझेंगे। शुरुआत शेयर बाजार की खबर के साथ। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव की वजह से रिटेल निवेशक बाजार से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। फरवरी 2023 के दौरान यानी बीते महीने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कुल कारोबार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी 40% के आसपास रही, 40.8% रही। 2022 के फरवरी में यह आंकड़ा 52% का हुआ करता था और जुलाई 2020 में तो कुल कारोबार में 2/3 हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की थी। सर, रिटेल निवेशक लगातार दूरी बना रहे हैं शेयर बाजार से, ऐसा क्यों? शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में रिटेल या जो खुदरा पार्टी निवेशक हैं उनकी भागीदारी में पिछले 3 साल से लगातार गिरावट दिख रही है हमको। अगर आप कोविड के दौरान के महीनों में देखें तो भारत में बड़ा निवेश, बल्कि बैंकों से भी निकलकर बड़ा निवेश रिटेल ट्रेडिंग में गया था। लेकिन बाजार में जिस तरीके के उतार चढ़ाव बने हुए हैं, पिछला पूरा साल स्टॉक निवेशकों के लिहाज से रिटर्न की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं गया। और इस साल की शुरुआत से जिस तरीके की उतार चढ़ाव बाजार में दिख रहा है और खासतौर पर जो लंबी गिरावट दिख रही है, उसका असर हमें बाजार में खुदरा निवेशकों के विश्वास पर या भरोसे पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ एक और जानकारी इसमें महत्वपूर्ण है कि एफ&ओ सेगमेंट में, फॉरवर्ड सेगमेंट में अभी भी भागीदारी बनी हुई और बढ़ रही है। ये थोड़ा सा चुनौती और चिंता का विषय है क्योंकि सेबी इस मामले में पहले से चेतावनी देता रहा है कि फॉरवर्ड सेगमेंट में छोटे निवेशकों की भागीदारी में जोखिम काफी ज्यादा है और आमतौर पर फॉरवर्ड सेगमेंट में काम करने वाले निवेशकों को नुकसान ही हुआ है, बहुत कम निवेशकों को लाभ हुआ है। सर, आपको लगता है इसकी एक छोटी सी वजह शायद जो एफडी वगैरह में इस समय बेहतरीन रिटर्न मिल रहे हैं, 8-8, 9-9% के रिटर्न भी अब बाजार में आ रहे हैं, एक उसकी वो भी वजह है कि जब आपको बिना जोखिम के पैसा मिल रहा है और जब 7-7, 8-8 कारोबारी सत्र में लगातार शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है तो रुझान अब उधर बढ़ चला है? हाँ, मतलब शेयर बाजार के निवेशक एफडी की तरफ अब तब कितना जा रहे हैं, क्योंकि एफडी में निवेश तो पहले से ही मौजूद था, खासतौर से बचत फिक्स इनकम सेविंग्स में। पर शेयर बाजार में सतर्कता ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शेयर बाजार में निवेशक अब बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा पिछला साल जैसा गया है उसके रिटर्न को देखते हुए इस साल अभी निवेशकों को बहुत उत्साह के तौर पर नहीं दिख रहा है। और ऐसे निवेशक जो कई सारे अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करते हैं, उनके लिए स्वाभाविक रूप से इस समय बैंक की बचतों में शेयर बाजार से तो बेहतर ही रिटर्न मिल रहा है। पिछले साल तो शेयर बाजार का रिटर्न एफडी से ही नीचे रह गया था। दूसरा ये भी एक बड़ी चीज है कि कुछ जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं वो सतर्क होकर अपने निवेश को कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि अपने निवेश नहीं रोके हैं, एसआईपी बढ़ रही है, पर हमने वहां भी देखा है कि निवेशकों का व्यवहार और स्वभाव बदल रहा है बाजार में ताजी गिरावट की रोशनी। अगली खबर गांव से। गांव में भी मनरेगा से। मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या फरवरी में एक बार फिर से बढ़ी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फरवरी के दौरान मनरेगा के तहत काम मांगा। ये 8 महीने का सबसे उच्चतम आंकड़ा था। 8 महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने फरवरी में काम मांगा। जनवरी 2023 की तुलना में यह आंकड़ा 1.7% ज्यादा था। जनवरी के दौरान मांगने वालों की जो काम मांगने वालों की संख्या थी वो गिरी थी, तो जिससे उम्मीद बनी थी कि यहाँ रिकवरी आ रही है गांव में। लेकिन अचानक एक बार फिर से बढ़ोतरी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूरी तरह पटरी पर लौटने की जो पूरी बहस थी, जो पूरी चिंतन था, उसको एक बार फिर से सवालों में खड़ा कर दिया। सर, क्या वजह है मनरेगा के लिए काम मांगने वालों की संख्या का बढ़ना?
मनरेगा में काम की कमी, मांगने वालों की कमी पहले भी नहीं हुई थी। सरकार ने कुछ 2 महीनों के आंकड़ों को अगर आप देख लें, अक्टूबर नवंबर को छोड़ दें, तो लगातार पिछले पूरे साल मनरेगा में, जबकि अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थितियां लौट रही थी, बाजार खुल रहे थे, कोविड का लॉकडाउन खत्म हो रहा था, उसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के लिए काम मांगने वाले लोग रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हुए थे। जो ताजा आंकड़ा आया है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार का है, जहाँ सबसे ज्यादा काम मांगने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी करीब करीब 2.63 करोड़ इंडिविजुअल्स ने काम के लिए की मांग लेकर मनरेगा की शरण में पहुंचने की कोशिश की है। 2 बड़े संकेत इससे मिलते हैं। पहला बड़ा संकेत तो मिलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो डिस्ट्रेस है वो खत्म नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि पिछले साल मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे था, पर खरीफ की फसल ठीक रही, और खरीफ की फसल के बाद भी ग्रामीण इलाकों में नई गतिविधियां नहीं शुरू हुई है। जैसा हमें पता है शुरू कि भारत के ग्रामीण इलाकों में लोगों की ग्रामीण इनकम में, ग्रामीण आय में केवल 40% हिस्सा कृषि का है, बाकी 60% इनकम उनकी गैर कृषि कार्यों से आती है, वो कंस्ट्रक्शन से हो, मनरेगा से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज में हो। इससे संकेत मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अभी काम की गतिविधियां या बाकी निवेश नहीं हो रहा है, जिससे कि लोग कृषि से इतर कामों में जा सकें। दूसरी चीज, बड़ा संकेत सरकार की नीतियों के तौर पर मिलता है। हमने पिछले 1 साल 1.5 साल में लगातार ये देखा कि सरकार ने कहा कि उसने बड़े पैमाने पर कैपेक्स किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं में निवेश किया है। आमतौर पर मनरेगा जैसी ही नौकरियां इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी कामों में मिलते हैं, जहां स्किल लेवल की, जहां पर लेबर की जरूरत होती है। और अगर वो काम हो रहा होता भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो शायद मनरेगा पर दबाव कम होता और लोग उन जगहों पर जाकर काम कर रहे होते। तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि सरकार के बड़े पूंजी खर्च से नए रोजगार बन रहे हो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में। शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी की दर 8%, 9% के आसपास बनी हुई है। इस आंकड़े की रोशनी में जब हमारे पास बेरोजगारी का आंकड़ा आएगा, तो फिर वो आंकड़ा ग्रामीण इलाकों में फिर ऊंची बेरोजगारी की दर का दिखाई देगा। और तीसरी और अंतिम बात यह कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर रिकॉर्ड लेवल पर है। हमने हाल फिलहाल के महीनों में लगातार ग्रामीण महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी देखी। वो भी एक बड़ी वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जीविका की चुनौतियां हैं, और इसलिए वो जो बचा हुआ समय, उसके लिए वो मनरेगा में काम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा बजट से था, 22-23 के लिए, यानी कि जो साल अभी चल रहा है, जिसमें 1 महीना आज से जो शुरू हुआ है, कल से जो शुरू हुआ है, 1 महीना बचा है। 73,000 करोड़ का आवंटन रखा था सरकार ने इस स्कीम में, जिसको बढ़ाकर 89,400 करोड़ रुपए कर दिया था। अगले साल के लिए, जो अप्रैल से शुरू होगा, केवल 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आपको लगता है जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है, जिस हिसाब से अक्टूबर नवंबर का अगर आपने जिक्र किया या आपने फरवरी का जिक्र किया, अगर मांग ऐसे ही आगे बढ़ती रही, अगर रूरल डिस्ट्रेस है वाकई, तो ये बजट में फिर से काम करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, मनरेगा को लेकर सरकार के आंकड़े पिछले पूरे साल गड़बड़ाते थे। अगर आप ध्यान से देखिए तो साल की शुरुआत में सरकार को जितने बजट की उम्मीद थी, उससे ज्यादा बजट निकल गया। यानी सरकार ने ये माना था कि अगर कोविड का लॉकडाउन खुलेगा तो ग्रामीण इलाकों से काम मांगने वाले लोग शहरों में आएंगे, शहरों में काम शुरू होगा। वैसा नहीं हुआ, और साल के बीच में मनरेगा को अतिरिक्त बजट देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग बिल्स थे राज्य सरकारों में, जहां काम का भुगतान किया जाना था। अब इसके बाद सरकार को फिर इस बात की उम्मीद थी कि इस साल से अर्थव्यवस्था में चीजें सामान्य हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, हस्ब मामूल हो जाएंगी, चीजें चलना शुरू होंगी, और ग्रामीण इलाकों से रोजगारों की मांग शहरी इलाकों में शिफ्ट होगी। लेकिन फिर हमें महीने साल के आखिर में आते आते दिख रहा है कि कोई बड़ी परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। अब यही आप अगर जीडीपी के आंकड़े को गौर से देखें, पिछले साल कृषि की आर्थिक विकास दर 3.7% के आसपास रही है। इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में रोजगार की मांग में, मनरेगा की रोजगार की मांग में कमी नहीं आई है। और जिस तरीके की आर्थिक विकास दर का आंकड़ा हमें पिछली तिमाही में दिखाई दिया, दिसंबर तिमाही में, और जिस तरीके की संभावना हमें आखिरी तिमाही में दिखाई दे रही, देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार को अगले साल मनरेगा के बजट पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, और साल के बीच में ही मनरेगा को अतिरिक्त पैसा देना पड़ सकता है। हालांकि बजट के बाद, जब बजट आने के बाद जब मनरेगा के आवंटन में कटौती के मुद्दे उठे थे और सवाल उठे थे, तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मनरेगा को पैसा और दिया जाएगा। हमें बार बार कहते रहे कि मनरेगा भारत के इलाकों में, भारत की अर्थव्यवस्था में जो अनस्किल्ड लेबर है, उसके बाजार का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। मनरेगा को देखकर आप ये जान सकते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कितनी खुशहाली है, लोग कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। बाकी अर्थव्यवस्था उन ग्रामीण आबादी को रोजगार दे पा रही कि नहीं दे पा रही। और जब तक मनरेगा में रोजगारों की मांग घटना नहीं शुरू होगी, ग्रामीण इलाकों से आपको एफएमसीजी कंपनियों के लिए मांग निकलना शुरू नहीं होगी। तो ये पूरा चक्र एक दूसरे से गुथा हुआ है। मनरेगा में मांग घटेगी तो इसका मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होंगे, और वो ज्यादा डिमांड बाजार में उस निवेश के साथ या उस खर्च के साथ दिखाई देगी।
अगली खबर भी गांव से है। केंद्र सरकार ने इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर 350 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक खाद्य मंत्रालयों, राज्यों के खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया है। किसानों से यह खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर होगी। पिछले साल सरकार ने 444 लाख टन गेहूं का लक्ष्य रखा था खरीद का, उससे यह कम है। इस बार 350 लाख टन ही है, लेकिन कम उत्पादन की वजह से पिछले साल भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था और केवल 188 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई थी। सर, 188 लाख टन गेहूं की खरीद पिछले साल हो पाई थी, एक आंकड़ा ये है टेबल पर। दूसरा आंकड़ा ये है कि गर्मी की वजह से प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में यील्ड घटी है। 350 लाख टन का आंकड़ा कितना संभव लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है इस आंकड़े से हमें कि सरकार ये मान रही कि इस बार गेहूं की पैदावार में गिरावट होगी? स्पष्ट रूप से तो कृषि मंत्रालय ने अभी तक गेहूं की पैदावार उपज में गिरावट का आंकड़ा नहीं दिया, पर सरकार ने खुद अपना खरीद लक्ष्य कम कर लिया है, काट लिया है। इसके पीछे दो नसीहतें हो सकती है। एक नसीहत तो पिछले साल की है, क्योंकि पिछले साल का लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी था और बाद में मौसम की मार के कारण सरकार गेहूं की खरीद नहीं कर सकी। गेहूं की खरीद का समय भी बढ़ाया गया रबी के मौसम में, पर उस हिसाब से खरीद नहीं आई। दूसरी चीज ये कि क्या सरकार के भीतर माना जाने लगा है कि इस साल गेहूं की फसल में वैसी उपज की उम्मीद नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये 350 लाख टन गेहूं की खरीद के लक्ष्य में कटौती चिंताजनक और गंभीर है। क्योंकि इसलिए इस वजह से क्योंकि इसका सीधा असर आपको बाजार में गेहूं की कीमतों के सेंटिमेंट पर दिखाई देगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इस फैसले के साथ ये भी है कि सरकार शायद, अगर आप दूसरे पहलू की तरफ से देखें तो सरकार शायद बाजार में ज्यादा गेहूं रखना चाहती है, यानी बाजार से ज्यादा बड़ी मात्रा में गेहूं खरीद कर अपने भंडार में नहीं लाना चाहती। क्योंकि हमने सरकारों की अनाज खरीद नीति को दो अलग अलग ध्रुवों के बीच घूमते देखा है। कभी सरकारें सबसे बड़ा ग्राहक बनकर बाजार से गेहूं उठा लेती है और फिर बाजार में कमी होती है और कीमतें बढ़ना शुरू होती है, और फिर बाद में वही गेहूं घूमकर ओपन सेल के जरिए बाजार में फिर बेचा जाता है। तो शायद इस बार ये लग रहा है कि सरकार बाजार से उतना ही गेहूं उठाएगी जितना बफर नाम के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, राशन प्रणाली के लिए जरूरी होगा, ताकि बाजार में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध रहे। क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस साल भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, इसलिए शायद सरकार की कोशिश होगी कि बाजार में उपलब्ध गेहूं को ना खरीद सके। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार के इस फैसले में कहीं एक और संदेह दिखता है, क्योंकि बाजार में कीमतें गेहूं की अभी एमएसपी से ऊपर बनी हुई है। 2150 रुपए के आसपास का एमएसपी है सरकार का, और अभी भी बाजार में सरकार के दखल के बावजूद, ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री के बावजूद गेहूं एमएसपी से कीमतें नीचे नहीं आई हैं। तो सरकार को शायद ये भी महसूस हो रहा है कि इस कीमत पर कितने ग्राहक या कितने किसान उसको गेहूं बेचने आएंगे और कितना गेहूं खरीदा जा सकेगा, ये भी एक चीज है। तो ये तीन बड़े निष्कर्ष या तीन बड़े विश्लेषणात्मक निष्कर्ष इसे 350 लाख टन के आंकड़े से निकलते हैं, जो पिछले साल की तुलना में, सरकार के लक्ष्य के पिछले साल की तुलना में कम। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में फंसने वाले कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। माइक्रो फाइनेंस के कर्ज से आप ऐसे कर्ज को मान सकते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है। माइक्रो फाइनेंस जो छोटे छोटे कर्ज दिए जाते हैं, 10,000 के, 5,000 के, 20,000 के, ऐसे कर्जों का जो आकार है एनपीए का वो बढ़ गया है। दिसंबर तिमाही के दौरान माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एनपीए बढ़कर 42,300 करोड़ रुपए हो गया है, जो सितंबर के मुकाबले 16% ज्यादा है। सितंबर में ये 37,250 करोड़ रुपए हुआ करता था। सर, यहां ये संकट, ये दिक्कत, ये चुनौती क्यों उभरती दिख रही है? देखिए, छोटे कर्जों वाले हिस्सों में एनपीए की समस्या लगातार बड़ी होती दिखाई दे रही है। बड़े कर्जों में एनपीए कम हो रहे हैं। उसकी वजह यह कि तो बड़ी कंपनियों ने पिछले 2-3 साल की नसीहतों के आधार पर अपने कर्ज कम किए हैं, या जो कर्ज में डूबी हुई कंपनियां हैं वो आईबीसी के जरिए या बाकी रास्तों के जरिए जा रही हैं। ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर है कर्ज के बाजार से, जो एनपीए के नए हिस्सों की तरफ इशारा करती है। सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि रिटेल और स्मॉल स्केल सेक्टर में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में एनपीए बढ़ने की आशंका या संभावना आरबीआई और क्रिसिल की रिपोर्ट्स जारी कर चुकी है। माइक्रो फाइनेंस वो सेक्टर है जहां पर बहुत छोटी अवधि के, बहुत छोटे आकार के लोन दिए जाते हैं। 42,300 करोड़ रुपए के एनपीए काफी बड़े हैं उस हिसाब से इस सेक्टर के लिए। यहाँ दो बड़ी चीजें हैं। एक तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर के साथ ही आगे बढ़ता है, क्योंकि इस पर काम करने वाले लोग छोटे छोटे स्वरोजगारी होते हैं जिन्हें पैसा दिया जाता है। अगर बाजार में पर्याप्त डिमांड नहीं है तो इनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कर्ज की दरें काफी ऊंची होती है। अब जबकि भारत में ब्याज दरें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ चुकी हैं, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए, माइक्रो फाइनेंस लेंडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो इस महंगे ब्याज दर पर,
जो सामान्य रूप से भी दोगुनी होती है माइक्रो फाइनेंस के लेंडर के लिए। अगर मान लीजिए बाजार में ब्याज दर 10 से 12% है, तो माइक्रो फाइनेंस लेंडर को उससे 6 से 7%, 8% ज्यादा पर कर्ज देना होता है। ऐसी स्थिति में इतना महंगा कर्ज जो दिया गया है उसकी वसूली कैसे होगी? और आने वाले 6 महीने 8 महीने कर्ज की दृष्टि से दबाव वाले रहेंगे, क्योंकि ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां दोहरे दबाव में, एक तो उनके पास नए कर्ज की मांग आने की संभावना नहीं है, और दूसरी तरफ उनके पिछले फंसे हुए कर्ज हैं वो कैसे मिलेंगे, और इसलिए शायद हमें यहाँ एनपीए का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो अंशुमान जी ने बात बोली, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कर्ज 6%, 7%, 8% महंगा मिलता है, सोचिए जो अच्छे सिविल स्कोर वाले लोग हैं, जब उनको होम लोन 10% पे मिल रहा है तो इनका लोन किस लेवल पर होगा, इनकी ईएमआई कितनी बढ़ गई होगी। और जो आदमी 5,000, 10,000, 20,000 रुपये का कर्ज ले रहा है वो कितना फ्रेजाइल, वो कितने पोपली ज़मीन पर खड़ा है कि अगर उसका इतना महंगा कर्ज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर एनपीए तो बनने का खतरा बन ही जाएगा। अगली खबर, कमजोर वैश्विक मांग की वजह से इस साल देश में निर्यात प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जनवरी अंत तक देश में निर्यात क्रेडिट यानी कि ऐसा कर्ज जो निर्यात के लिए लिया जाता है 39% घट गया है, गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल मार्च अंत तक, इस साल 27 जनवरी तक सिर्फ 14,390 करोड़ रुपए का निर्यात फाइनेंस हुआ है। इस साल अब तक 14,390 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस दौरान 23,681 करोड़ रुपए का निर्यात फाइनेंस हुआ था। देश की जीडीपी को बढ़ाने में निर्यात की अहम भूमिका है, और केवल 48 घंटे बाद जब ये आंकड़े आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, 48 घंटे पहले आपको पता चला कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन में चली गई है, स्लो हो गई है, धीमी पड़ गई है रफ्तार, और 48 घंटे में आपको ये पता चल रहा है कि निर्यात क्रेडिट भी घट रही है। सर, क्या मायने हैं इसके? निर्यात की स्थिति इस साल डामाडोल रही है। अगर मैं आंकड़े करीब से देखूं तो इस साल अप्रैल से जनवरी के बीच में भारत में निर्यात की वृद्धि दर दहाई के अंकों में भी नहीं पहुंची, 8.51% थी। साल के आखिरी 3 महीनों में जब हमने देखा, 4 महीनों में, तो निर्यात की वृद्धि दर निगेटिव हो गई। अगर आप 2021-22 की तुलना में देखें, जहां जब 46-47% भारत का निर्यात बढ़ा था, हालांकि वो कोविड का डिसरप्शन ईयर था, तो उसकी तुलना में तो ये काफी कम है। लेकिन अब सरकार के अपने आंतरिक दस्तावेज, रिपोर्ट भी मान रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी मान रहा है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके की मंदी है, ट्रेड में जिस तरीके का स्लो डाउन चल रहा है, उस हिसाब से भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद नहीं है, और शायद यही वजह है कि निर्यातक अब क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। निर्यात में क्रेडिट में एक किस्म की गिरावट ये संकेत देती है कि भविष्य के लिए निर्यात की क्या संभावना है। और आपको याद होगा कि वित्त मंत्रालय ने भी 15 हफ्ते और पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस साल 2023 में भारत के निर्यातों में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। अब इसे अगर आप बड़े व्यापक संदर्भों में समझने की कोशिश करें तो भारत के निर्यात क्रेडिट में गिरावट का मतलब है, एक, एक्सपोर्ट्स का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। आने वाले समय में निवेशक, जो निर्यात करने वाली कंपनियां हैं, वे अपने उत्पादन में बड़ा निवेश नहीं कर रही हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि निर्यात में कमी की संभावना भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के लिए हमेशा दबाव की खबर लेकर आती है, रुपए पर हमेशा दबाव की खबर लेकर आती है। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। शेयरों में तेजी के इतर अदानी ग्रुप से जुड़ी आज 2 बड़ी खबरें। पहले आपको बताते हैं शेयर बाजार में हाल लगातार तीसरा दिन ऐसा है जब अदानी समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आज भी ग्रुप के 10 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और ये तब कर रहे हैं जब बाजार में, शेयर बाजार के अगर मुख्य सूचकांक आप देखें, सेंसेक्स और निफ्टी, वो करीब 1% नीचे हैं, लेकिन उसके बाद भी अदानी समूह की कंपनियों में खरीदारी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन 5% ऊपर, अदानी पोर्ट 2% ऊपर, अदानी पावर फिर 5% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर, अदानी विलमेयर 5% ऊपर, एनडीटीवी करीब 5% ऊपर। ये वो शेयर हैं जो अपर सर्किट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एसीसी, अंबुजा में तो करीब 3.5% से ज़्यादा की तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है, ये भी 3.5% ऊपर कारोबार कर रही है। यानी कि अदानी समूह से जुड़े शेयरों के लिए बीते 3 दिन बेहतर बीते हैं, लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी भी खबरें थी कि आज सुबह अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में ब्लॉक डील्स हुई है, लेकिन इसके इतर 2 खबरें और थीं। एक खबर ये कि कल हमने आपको बताया था कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कोई सॉवरेन वेल्थ फंड ऐसा है जिससे अदानी ग्रुप को $3 अरब के कर्ज की बात चल रही है, क्रेडिट लाइन की बात चल रही है, जिसको आगे बढ़ाकर $5 बिलियन तक स्ट्रेच किया जा सकता है। शाम होते होते, रात होते होते कंपनी की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी कर्ज के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमें कोई कर्ज नहीं मिला है।
क्या मायने हैं इसके समझेंगे, शेयरों में आई तेजी के क्या मायने हैं ये समझेंगे। और इसके बाद तीसरी बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से। अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की इजाजत दी है। इस मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को जांच के लिए कहा और साथ में मामले पर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्य और होंगे। इनका गठन कर दिया गया कमेटी का। इसमें और कौन सदस्य होंगे? ओपी भट्ट, केवी कामत, नंदन नीलेकणी, रिटायर्ड जज जेपी देवधन और सोमशेखर सुदर्शन, ये लोग इस कमेटी में होंगे। 2 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी ने। उन्होंने कहा ठीक है, हम स्वागत करते हैं और जो भी होगा, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। चलिए अब एक एक करके अंशुमान जी की टिप्पणी तीनों चीजों पर लेते हैं। सर, अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार 3 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। आज खबरें ये भी थी कि सुबह कंपनी के कुछ शेयरों में ब्लॉक डील्स हुई, यानी कि लोग बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीद रहे हैं। क्या शेयरों में ये तेजी अदानी समूह के लिए कोई तत्काल राहत लेकर आ सकती है? अडानी समूह के लिए 2 तरीके की खबरें हैं। बाजार जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है और जिस तरीके से कर्ज और रेगुलेटर्स की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। बाजार में हमने अडानी समूह के शेयरों में तेजी देखी। तात्कालिक तौर पर अगर शेयरों में थोड़ी तेजी दिखाई देती है या दिख रही है जिसमें कि ब्लॉक डील एक असर है, तो इससे अदानी समूह को एक छोटी सी राहत हो सकती है कि जो शेयर अगेंस्ट लोन है उनको मैनेज करने में सुविधा होगी। लेकिन बड़ी ब्लॉक डील होना शायद सेबी के निगाह में होना चाहिए कि अचानक कंपनी के अंदर इतनी तेजी से खरीद कहां से निकलना शुरू हुई है, जबकि हम इसी बाजार में 2 दिन पहले तक 3 दिन पहले तक लगातार अडानी समूह के शेयरों में तेज बिकवाली देख रहे थे। फिलहाल अभी कर्ज के मोर्चे से, रेगुलेटरी सिस्टम्स के मोर्चे से अडानी समूह के स्टॉक्स के लिए बहुत कुछ बदला नहीं है। अडानी समूह कंपनी के लिए बहुत कुछ बदला नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके का फैसला आया वो काफी बड़ा और व्यापक फैसला है और उसके बाद भारत के रेगुलेटर्स को अब भीतर उतरकर इस पूरे मामले की जांच करनी पड़ेगी। इसलिए बाजार में जो वोलेटाइल मूवमेंट हमें दिखा है पिछले 1 महीने के अंदर के में अडानी समूह के स्टॉक्स में, उस हिसाब से अभी बाजार में शेयरों को थोड़ा सा करीब से निगाह रखने की जरूरत है। तात्कालिक तौर पर इन शेयरों में की कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी सी मदद सेंटीमेंट को बेहतर करने में जरूर करें। सर, दूसरा सवाल मेरा कर्ज को लेकर है। कल खबर थी कि $3 बिलियन के कर्ज के लिए कोई सॉवरेन वेल्थ फंड तैयार हुआ। कंपनी ने शाम तक कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हमने कुछ इस तरीके की खबरें सुनी थी कि कंपनी प्रयास करेगी, रोड शो की बात हुई थी। क्या आपको लगता है ऐसे संकेत पकड़े जा सकते हैं कि कर्ज मिलने में, कर्ज को रीफाइनेंस कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है समूह को? हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि हम अगर लगातार पिछले 5-6 तो से देखें तो जब से क्राइसिस शुरू हुई अडानी समूह ने बार बार इस बात की कोशिश की है कि कभी उसे हेज फंड से रिफाइनेंस मिल जाए, कभी बॉन्ड पर रिफाइनेंस मिल जाए और सॉवरेन वेल्थ फंड से कर्ज की बात कल आई। खबर वहीं से आई थी जहां से अडानी समूह के निवेशकों की बैठक चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही उसमें लग रहा है कि 2 बड़ी वजह है कि जब भी कोई कंपनी कर्ज में डूबी कंपनी नए कर्ज के लिए जाती है तो उससे थोड़ा सेंटीमेंट भी लो होता है कंपनी को लेकर कि कितना बड़ा कर्ज है। और दूसरी चीज है कि बाजार में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि इतना कर्ज ना चुकाने वाली कंपनी को नई क्रेडिट लाइन कैसे मिल रही है। और इससे जो संकेत मिल रहे हैं, जो बात हो रही है बाजार से कि अडानी समूह बेसब्री के साथ अलग अलग जगह प्रस्ताव भेजकर इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ इस तरीके की कर्ज की बैकिंग मिल जाए जिससे कि उसकी इस साल की जो बड़ी देनदारियां है, अगले साल की जो बड़ी देनदारियां उनको चुकाने की सुविधा मिले। 15 से 16 हजार करोड़ रुपए अडानी समूह को इस साल चुकाने हैं। और फिलहाल अभी तक जब हम आज इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी नए फिनांस की बात नहीं स्पष्ट हो पाई है। कोशिशोर के बावजूद भी अडानी समूह ने आधिकारिक रूप से किसी नई फाइनेंसिंग की व्यवस्था की बात नहीं की है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के बैंक, भारत के एनबीएफसी और आरबीआई लगातार अडानी समूह को दिए हुए कर्ज पर नजर रख रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह होगा कि जो देनदारियां निकलने वाली हैं बॉन्ड की, शेयर्स की और बाकी लोन्स के रिपेमेंट्स, अब उन्हें और करीब से देखा जाएगा। बाजार में निवेशक उन्हें और करीब से देखेंगे कि अडानी समूह के पास इतना कैश फ्लो है कि वो कर्ज को समय पर चुका सके या आगे उस चुकाने में की क्षमताएं कहां से जुटाएगा, ये देखने वाली। जी सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ आपको खास लगा, क्या कुछ कहा गया उस फैसले में, क्या मायने हैं उसके?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला अडानी समूह के लिए उस पूरी व्यवस्था के पूरी शेयर बाजार और नियामकों के लिए चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले दिन से थोड़ा स्पष्ट और सीधा रुख बनाकर रखा था। आपको याद होगा शुभम की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एक कहा था कि वो एक जांच की समिति बनाने को तैयार है, पर ये सीलबंद हलफनामा था जिसे कोर्ट के सामने रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना था। यानी एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि इस पूरे मामले की जांच बंद कमरों में या गोपनीय तौर पर नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अब यहाँ अडानी समूह अचानक दोहरी जांच के दायरे में आ गया है। पहली जांच होगी सेबी, और सेबी को डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो लगाए गए आरोप थे, जिन पर आज तक भारत के रेगुलेटर्स ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, उनकी जांच की जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि ये आखिर पूरा मामला अडानी समूह के साथ जुड़ा हुआ क्या है। दूसरा एक अडानी समूह का एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक अपना एक्सपर्ट पैनल होगा, जिसके बारे में शुभम ने आपको बताया है। वो एक्सपर्ट पैनल 3 चीजों की जांच करेगा। उसमें एक चीज की जांच ये है कि ये परिस्थितियां क्यों आई, अडानी समूह के साथ ये सवाल क्यों उठे, ट्रांसपेरेंसी के कौन से इशू थे, ये भी होगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेबी की जांच से ही संतुष्ट नहीं है, ये बात समझना यहाँ बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट सेबी की जांच के समानांतर एक अलग से एक्सपर्ट पैनल रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी जांच करा रहा है कि अडानी समूह के भीतर क्या चल रहा है। और दोनों पैरेलल जांच चलेंगी, जो आमतौर पर भारत में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटर्स को जांच करने के लिए कहता है, पर इस मामले में कोर्ट ने एक्सपर्ट पैनल और रेगुलेटर्स दोनों को एक साथ एक ही मामले की जांच करने के लिए कहा है। और इसके साथ बाजार में सिस्टमिक रिस्क कैसे हैं, बाजार में इस तरीके की घटनाओं का असर क्या हो, मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसकी समीक्षा भी वो ग्रुप कर देगा। 2 महीने अगले बेहद क्रूशियल है, क्योंकि इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है। जब सेबी को 2 महीने में जांच करने के लिए कहा गया, तो सेबी की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आएगी और एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आएगी। और इन 2 महीनों में भारत के रेगुलेटर्स को इस पूरे मामले को खोलकर जांच करना होगा। मामला क्या है, मामले को फिर समझना जरूरी है। 2-3 बड़े सवालों के जवाब इस जांच से निकल रहे हैं शुरू। पहला ये कि क्या अडानी समूह की अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबार साफ सुथरे हैं? क्या वो जो शेल कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं अडानी समूह के परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से दुनिया में, उनका कामकाज साफ सुथरा है? क्या उनके जरिए पैसा भारत में लाकर स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ाए गए? एक चीज। और दूसरा, क्या एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, क्या ये दोनों ग्रुप सेबी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच अडानी समूह के भारतीय कामकाज और अन्य निवेशों के बारे में, बैंकों से मिलने वाले लोन के बारे में भी पड़ताल करेगी? ये स्पष्ट नहीं है। पर यहां से पूरा अडानी समूह का मसला या विवाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अंततः दो बड़ी जांच के दायरे में चला गया है और आधिकारिक रूप से अब अडानी समूह की जांच होगी भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित क्या है। चलिए अब फटाफट देख लेते चलते चलते मनी सेंट्रल झटपट। मार्च तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ सुस्त रहने की आशंका बढ़ गई है। फरवरी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 4 महीने के निचले स्तर पर रहा। हालांकि पीएमआई का आंकड़ा 55.3% पर रहा। उधर देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के उत्पादन में कमी आई है। फरवरी के दौरान मारुति का उत्पादन 5.8% घटकर 1,59,000 कारों का रह गया। लगातार 7 महीने तक यूपीआई लेन देन में हुई बढ़ोतरी के बाद फरवरी के दौरान इसमें गिरावट आई है। एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी में यूपीआई लेन देन 12.35 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो जनवरी के मुकाबले 6.6% कम है। जनवरी में 12.98 लाख करोड़ रुपए के लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए थे। सर, आपकी कोई झटपट टिप्पणी? पैसेंजर व्हीकल के आंकड़ों में गिरावट हमें करीब से देखनी होगी, क्योंकि अभी पहले एक ही कंपनी का आंकड़ा आया है और साल की आखिरी तिमाही पर काफी कुछ इस बात का दारोमदार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर मारुति के उत्पादन में गिरावट है और बाकी पैसेंजर व्हीकल्स के उत्पादन में गिरावट है, तो इसका असर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर पर दिखाई देगा। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर में काफी तेज गिरावट आई थी। चलते चलते खबर महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को C8
CAA3 से घटाकर CAA1 से घटाकर CAA3 कर दिया है। पाकिस्तान ये रेटिंग बताती है कि पाकिस्तान में लिक्विडिटी का क्रंच बहुत ज्यादा है, विदेशी मुद्रा सीमित है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साख को लेकर खतरा है। और ये एजेंसी पहले ही पाकिस्तान के आउटलुक को निगेटिव कर चुकी है। अगर पाकिस्तान को अभी IMF का बेल आउट तत्काल नहीं मिलता तो दिवालियापन का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, दिवालियापन का खतरा पाकिस्तान पे मंडरा रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आप लोगों का भी शुक्रिया मनी 9 के साथ बने रहने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।